डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने भारतीय संसद के परिचय को पढ़ा था और भारत की संसद की कौन कौन सी शक्तियां हैं उसका अध्ययन किया था। तो बच्चों, ये बात तो यहाँ पर क्लियर है कि जो भारत की संसद है वह राष्ट्रपति और दोनों सदन सदन जो है, दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, उनसे मिलकर बनती है। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, जो कि लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। भारत की जो संसद है उसमें निम्न सदन जो लोअर हाउस है, ये लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। समय समय पर सदस्य संख्या इसकी परिवर्तित होती रही है। 500 से प्रारंभ होकर इस सदस्य संख्या में विस्तार हुआ। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह इस प्रकार 552 रखी गई थी और यह 545 के आसपास लगभग जो संख्या है वह इसकी रहती है। संविधान के अनुच्छेद 82 में व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। तो जो लोकसभा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है, निम्न सदन है, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क मताधिकार प्राप्त है और जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वे इस प्रकार निर्धारित होते हैं कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती है, परिवर्तन होते हैं समय समय पर। संविधान के 95वें संवैधानिक संशोधन 2010 में जो हुआ था उसके अनुसार अब जो स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उनके लिए 2020 तक जो ये स्थान है वे आरक्षित किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेख है कि प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश में समान रखने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यह बात उन राज्यों व संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है और कहीं कहीं इसमें जो है वो परिवर्तन भी मिलते हैं। लोकसभा सदस्यों के लिए ज़रूरी है कि वे भारत के नागरिक हों, उनकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ का पद धारण न किए हों, किसी न्यायालय द्वारा उनको दिवालिया या मानसिक रूप से विकलांग न ठहराया गया हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान संसद को देता है। 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई। अनुसूचित जाति से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हों और इसी तरह से निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय या जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो अलग अलग जो व्यवस्थाएं इस संबंध में भी की गई है। लोकसभा का जो कार्यकाल है बच्चों वह 5 वर्ष का है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा कई बार हुआ भी है और संकट काल की जब घोषणा लागू हो तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो कोरम है, गण पूर्ति है, वह कुल संख्या का 10वां भाग है। संसद अपने कार्यों को अच्छे ढंग से कर सके, उसके लिए उसके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। संसद के नियमों व आदेशों का पालन करते हुए संसद के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। सदस्यों को बंदी नहीं बनाया जा सकता। अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और पश्चात कोई सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फौजदारी विषयों से संबंधित अपराधों के लिए अलग व्यवस्था है। संसद सदस्यों के जो वेतन और भत्ते हैं वह भी निश्चित है। संविधान का अनुच्छेद 106 इससे संबंधित है और कुछ सुविधाएं भी दी जाती है। लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य न रहे तो उन्हें पद छोड़ना होगा। अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पास और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के पास भेज सकता है। ये अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पास हो जाए, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष लोकसभा को भंग होने के बाद और नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद को खाली नहीं करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभापतित्व करेंगे और जब दोनों ही स्थान खाली हो तो अध्यक्ष के कार्य लोकसभा के उस सदस्य द्वारा किए जाएंगे जिसे राष्ट्रपति इस पद हेतु नियुक्त करे। इस लोकसभा जो अध्यक्ष का पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान के अनुसार जो निर्धारित वेतन भत्ते हैं वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्राप्त होते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करते हैं। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के उत्तर में दिए जाने वाले भाषणों के समय की अवधि निश्चित करते हैं। सदन के नेता से परामर्श करके सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है। प्रश्नों को स्वीकार करना या नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार करना, सार्वजनिक महत्व के विषय पर पेश किए जाने वाले कार्य स्थगन प्रस्ताव उनकी अनुमति से ही पेश होते हैं। किसी विचाराधीन विधेयक पर वाद विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश हो सकता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति भी होता है। बजट संबंधी भाषणों की समय सीमा निर्धारित करता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उनके द्वारा होता है। इस प्रकार इन सभी कार्यों के माध्यम से सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। भाषणों का क्रम भी उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वास्तव में वह सदन की शक्ति, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक है। अध्यक्ष की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सम्मान उन्हें प्राप्त है। वे निष्पक्ष होने चाहिए और स्पीकर की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए संविधान में व्यवस्थाएं भी की गई है। स्पीकर का वेतन और भत्ते संघ की संचित निधि पर भारित है। उसे केवल समान मत आने की स्थिति में ही सदन में मतदान करने का अधिकार है और ऐसे प्रस्ताव के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है जो कि सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और स्पीकर की जो निष्पक्षता है संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उन पर निर्भर करती है। लोकसभा जो है लोअर हाउस जो इंडियन पार्लियामेंट का लोकप्रिय सदन है। इसके गठन का आधार जनसंख्या और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुना जाता है। संसदीय व्यवस्था का निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को प्राप्त होती है। व्यापक शक्तियां लोकसभा को प्राप्त हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत भारतीय संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर
कानून का निर्माण कर सकती है। वित्तीय क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां प्राप्त है लोकसभा को। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पास होने के बाद विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटाना होगा। वह संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक प्राप्त होने के बाद 14 दिन में लोकसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना वित्त विधेयक लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाएगा। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उस समय तक पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद कई प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में, सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक या बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती कोई प्रस्ताव को स्वीकार करके और कोई सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत न हो, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। काम रोको प्रस्ताव पास करके सरकारी नीति की गलतियों को प्रकाश में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार कई प्रकार से जो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि जहां एक और लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर संविधान में संशोधन या परिवर्तन करने का भी अधिकार है। भारत के संविधान का आर्टिकल 368 इसी से रिलेटेड है। संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा किया जा सकता है और उसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का भी उल्लेख है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जब उन्हें संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत या उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संसद द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है। कुछ प्रावधानों में भारतीय संघ के आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति जरूरी होती है। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। आर्टिकल 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है या उन्हें पदमुक्त भी किया जा सकता है। चूंकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार या भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। लोकसभा के सदस्य इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण और कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। लोकसभा अन्य कई कार्य करती है, जैसे दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट का जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह लगा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए भी राज्यसभा यदि प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की जो घोषणा होती है उसे 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना
जरूरी है, अन्यथा ऐसी घोषणा 1 माह के बाद स्वतः समाप्त मान ली जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी जरूरी है। तो इस प्रकार संसद देश का सर्वोच्च अंग है, लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का एक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और शक्तिशाली अंग है। यदि वास्तव में लोकसभा को ही संसद कह दिया जाए तो भी अनुचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही व्यापक शक्तियां, महत्वपूर्ण शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारस्परिक रूप से संबंधित है और कुल मिलाकर हम देखते हैं कि भारत की जो संसद है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है।